हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर वन में। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर वन के यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हो आप सभी बता दीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो और नागपंचमी की ढेर सभी को शुभकामनाएं। और उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग घर पर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। तो बस उसी के सीरीज में हम लोग चल रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री। हालांकि हिस्ट्री में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। उसी प्रकार से हमारा एक सब्जेक्ट होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके दिमाग में हवा भी नहीं लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो उसी के संदर्भ में हमने पहली वीडियो जो कि पुनर्जागरण से अपलोड कर रखा हूँ। और हालांकि आप सभी का बहुत बहुत रिस्पांस मिलता है हमारी वीडियो पर, और इसी प्रकार से आप लोग हमारी वीडियो को रिस्पांस दीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। हालांकि मैं जितना भी हो सकता है कोशिश बताने का प्रयास करता हूँ। अगर भी कहीं त्रुटि होगा तो हमें क्षमा करने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ, एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि ऐसी गलती को दोबारा ना हो, सुधार लें हम। और हाँ, एक बात और आप सभी से कि आप लोग हमारे विषय में फीडबैक देते हैं हमें, यानी कि अच्छा बुरा सलाह देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी को। और आप हम उम्मीद चाहूँगा कि आप सभी हमारे अच्छे बुरे कार्यों के लिए सलाह देंगे तो हमें बहुत प्रसन्न होगी। तो बस आपको यदि कोई भी गलत चीज़ लग रहा होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, तो हम सुधारने का प्रयास करूँगा। चूँकि आपको जो भी बुरा लगेगा, हालांकि वो और बच्चे को बुरा लगेगा, तो हम ऐसी गलती को नहीं दोहराना चाहेंगे। आप एक बार बता दीजिएगा, हम उस गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। हालांकि बहुत बहुत दोस्तों ने बताया भी है कि थोड़ा सा आपका हिचकिचाहट और जल्दीबाजी इस प्रकार से थोड़ा सा दूर करने का प्रयास कीजिएगा। तो हम हालांकि दूर कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितना कि आप लोग को चाहिएगा। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज के हम लोग सीरीज में कंटिन्यू कर रहा हूँ, बट आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो कहना ही नहीं पड़ेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हमारे हाँ, सब्सक्राइब करते समय हमसे जुड़ते समय बेल आइकन को प्रेस कर देना जरूर। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इटली का एकीकरण। इसके पहले हमने पुनर्जागरण को पढ़ाया, फिर पढ़ाया अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। आज हमारा है इटली का एकीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाँ, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको गैरीबाल्डी का नाम पूछ लेगा तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ से निकला यहाँ से निकल गया, कोई मतलब नहीं है। आपको जोसेफ मेजनी का नाम पूछेगा तो कोई मतलब नहीं है कि क्या ये सब। हमने तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा था, मिडाइवल पढ़ा था, एंशियंट पढ़ा था, बट ये तो नहीं पढ़ा था। इसलिए हमने भी 2 महीने पहले जब नहीं पढ़ा था ना, तो हमको भी ऐसा लग रहा था क्या वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए हम जो थे तो वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, यानी कि पढ़ना और पढ़ाना बहुत अलग की बात हो जाती है। पढ़ना हम पढ़ लिए उतना ही काफ़ी है, पढ़ाने के लिए उसकी आगे का पीछे का पूरा डिटेल मालूम होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट तैयार करते हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों बस बने रहिएगा। आज का हमारा टॉपिक है इटली का एकीकरण। यदि 35 मिनट का टाइम दे सकती हैं, 35 से 40 मिनट का टाइम दे सकती हैं अपनी कीमती टाइम, तो हाँ, मैं बताऊंगा कि इटली की एकीकरण से अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो जो कहोगे वो करना पड़ेगा मुझे। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इटली का एकीकरण का चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। देखिए, इटली का एकीकरण का मेन कारण क्या था। तो इटली के एकीकरण का मेन कारण था भौगोलिक दृष्टि, यानी कि भौगोलिक दया दृष्टि से देखें, भौगोलिक मैपों में भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार से देखें तो हमारी जो इटली थी, इटली ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में 13 प्रांतों में बटी हुई थी, विभाजित हुई थी। अब कहोगे 13 प्रांतों का मतलब क्या हो गया। तो वहीं जैसे कि भारत में आज़ादी होने से पहले 16वीं 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे छोटे राजा अपने कबीलों के अनुसार राज्य करते थे, उसी प्रकार से इटली में भी
वहीं छोटे छोटे राजा के रूप में रहते थे और अपना कुछ एरिया कवर करते थे। तो उस हिसाब से 13 प्रांतों में विभक्त था इटली, 13 प्रांतों में विभक्त था। अब कहोगे भाई साहब मेरे कि 13 प्रांत कहने का मतलब क्या है? तो 13 प्रांत कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारी इटली हो गई, इटली में कई द्वीप हैं, यानी कि समुद्र के किनारों पर है कई द्वीप, छोटे 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 द्वीप हैं। तो वो द्वीप अलग हमारा, यानी कि अपने आप को अलग समझने लगा और अपने आप को अलग समझने लगा। तो कहोगे कि भाई साहब इटली तब एकीकरण का क्या मतलब है? तो एकीकरण का मतलब यह है कि वही जो 13 राज्य, यानी कि 13 छोटे 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 राज्यों में विभक्त थे, उन्हीं को आपस में मिलाने का कार्य किया गया। तो कहोगे ये कौन सी बड़ी बात है कि मिलाने का कार्य किया गया, ये कौन सी बड़ी बात है? तो दोस्तों ये बात बड़ी बात इसलिए हो जाती है कि जैसे आप लोग दो दोस्त हैं या दो आदमी, जैसे पहले मान लीजिएगा दो आदमी है ना, दो आदमी हैं, हम पहुँचे दोनों आदमी को मिला दिए। तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, तुम उससे मिल गए तो वो तुमसे मिल गया, ये नॉर्मल सी बात हो गई। अब कहोगे कि अब थोड़ा सा हार्ड बताइएगा, तो हार्ड बताने का ये काम है कि तुम और तुम्हारा एक और दोस्त कह लीजिए या दुश्मन कह लीजिएगा, उससे झगड़ा हुआ हो, तुम्हारे तुम्हारे और एक लोग के बीच में झगड़ा हुआ है। अब उस झगड़े को, यानी कि बहुत बड़ा मारपीट हो चुका है, तो अब उस मारपीट को हम जा कर के समझा करके दोनों को इकट्ठा करें, तो ये बड़ी बात हुई कि नहीं? कहोगे हाँ ये तो बात बड़ी हुई। हाँ, तो उसी प्रकार से इटली जो था, इटली में जो बड़े बड़े राजा थे ना, वो आपस में झगड़े किए थे, आपस में एकता नहीं थी। एकता नहीं थी तो क्या हुआ? एकता नहीं थी, बट वो लोग दूसरे को नीचा गिरा करके अपने को ऊंचा समझने का प्रयास करते थे। तो वहीं इटली के जो महान एकीकरण में से गिने जाते हैं जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी ने उन सभी 13 प्रांतों को आपस में मिलाने का कार्य किया। अच्छा भाई साहब, आपस में मिलाने का कार्य किया? हाँ मेरे दोस्त, तो आपस में मिलाने का कार्य किया गया, तो इसलिए जोसेफ मेजनी का नाम इम्पोर्टेंट होगा कि नहीं? आप ही बोलो, इम्पोर्टेंट होगा कि नहीं? तो कहोगे हाँ सर इम्पोर्टेंट होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जोसेफ मेजनी को इटली की एकीकरण का जनक माना जाता है। अब याद हुआ कि नहीं? हाँ याद हुआ। अच्छा, और जो जोसेफ मेजनी थे ना, वो इटली के धार्मिक आंदोलन में सबसे प्रमुख थे, इटली के धार्मिक आंदोलन में से प्रमुख थे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो उसको लिखने का फर्ज होता है कि नहीं? तो हाँ कहोगे लिखने का फर्ज होता है। तो हम लोग ये जो इटली का एकीकरण लिखे हैं, इसके नीचे ही लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह बचा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों क्या बात हमने बताई है कि इटली का एकीकरण के जनक कौन से हैं भाई साहब? जो जोसेफ मेजनी। अच्छा मेरे दोस्त, जोसेफ मेजनी क्या हो गए? इटली के एकीकरण का जनक। अच्छा, इनका नाम और इम्पोर्टेंट है, इटली के एकीकरण के जनक जो है जोसेफ मेजनी, इनका नाम और इम्पोर्टेंट है। वो कौन सा नाम इम्पोर्टेंट है? तो वो है इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का पैगंबर कहा गया। इटली के राष्ट्रीय आंदोलन के जनक। अच्छा मेरे दोस्त, इटली के धार्मिक आंदोलन के जनक भी कहा गए। हाँ अच्छा, और बड़ी बात है कि इटली के राष्ट्रीय आंदोलन के जनक ही नहीं, बल्कि एक और हैं, इनका भी नाम सुन लीजिएगा। युवा पार्टी, एक पार्टी है युवा पार्टी के भी संस्थापक हैं। अच्छा, कहोगे युवा पार्टी क्या होता है? तो युवा पार्टी वह पार्टी होता है जिनमें कि मजदूर किसान हो गए, बेरोजगार इंसान हो गए और गांव के लोग हो गए, वो इस पार्टी में शामिल थे। अच्छा, वही पार्टी में शामिल थे। हाँ, ये जो युवा पार्टी के नाम से है ना, ये पार्टी ही बेसिकली उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो कि गरीब थे और जो जिनके लिए मतलब जो खाने के लिए भूखे थे, इनके लिए ही बनाया था। अच्छा, और आगे चलते हैं। पैगंबर तो इटली के राष्ट्रीय आंदोलन के जनक नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन के पैगंबर कहा गया। क्या? राष्ट्रीय आंदोलन के पैगंबर राष्ट्रीय आंदोलन के पैगंबर कहे गए, युवा पार्टी के संस्थापक कहे गए। अच्छा, अब आती है
जोसेफ मेजनी ने युवा पार्टी की तो संस्थापक कर दी। इनमें उन गरीब लोगों का भी योगदान है, जैसे कि किसान हो गए, युवा पार्टी के लोग में किसान हो गए और बेरोजगार इंसान हो गए, इस प्रकार से, और जो गांव के पिछड़े लोग हो गए, इस प्रकार से जो लोग थे वहाँ युवा पार्टी में इकट्ठा थे, युवा पार्टी में शामिल थे। अब बात आती है कि जो हमारी क्रांति हुई थी, कौन सी, इटली की एकीकरण, इटली का एकीकरण जिस प्रकार से हुआ था, तो इटली के एकीकरण का मेन कारण क्या था? तो इटली के एकीकरण का पहले हम आपको बता दूं कि तीनों एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, कहोगे तीनों एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध कौन सा था? अरे तो वहीं मेरे दोस्त, कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसको प्रथम एंग्लो कर्नाटक युद्ध, एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध कहा गया। तो इस प्रकार से जो तीनों क्रांतियां थी उनका योगदान था किसमें? तो किसमें बोला गया, किसमें बोला अभी? तो इटली के एकीकरण में। इटली के एकीकरण में कौन सा? तो तीनों फ्रांसीसी युद्ध, तीनों फ्रांसीसी युद्ध का भी कारण था। अच्छा चलो, तीनों फ्रांसीसी युद्ध का भी कारण था तो उसको एक बार लिखवा दें? तो कहोगे नहीं भाई साहब, मेरे कल लिखवाए थे आप, कल के वीडियो में हमें तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध को लिखवाए थे। तो मेरा तो फर्ज बनता है, तो हम लिखवाएंगे, नहीं तो हम बता ही दें। तो देखिए 1846 से लेकर के 48 ईस्वी के बीच में क्या होगा? प्रथम कर्नाटक युद्ध। यहाँ पर हम लिखने का जगह नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। 1846 से लेकर के 48 ईस्वी के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध। अच्छा, कारण क्या था? कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकारी का युद्ध के कारण से हुआ था। अच्छा, अभी कहोगे कि ये युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया? तो यह ला सापल की संधि के द्वारा। कौन सी संधि के द्वारा? ला सापल की संधि के द्वारा। अच्छा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से लेकर 54 तक, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से लेकर के 54 तक। अच्छा, अब एक कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुई? तो यह आप लोग जानते होंगे, पांडिचेरी के संधि के द्वारा समाप्त हुई। तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के भी नाम से भी जाना गया, तो 56 से लेकर के 63 ईस्वी के बीच में चला था। तो एक कौन सी क्रांति के द्वारा समाप्त हुई थी, संधि के द्वारा? तो पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। अच्छा चलो, अच्छा इतना तक तो क्लियर हो चुका है, आपको भी क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमने आपको अभी तक बताया था और आप भी समझ चुके होंगे कि इटली के एकीकरण का जनक कौन है। तो इटली के एकीकरण का जनक है, इटली के एकीकरण का जनक है जोसेफ मेजनी। अब बात आती है कि क्या इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे जोसेफ मेजनी ही? तो कहोगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ लोग और आए होंगे, कुछ लोग अपना अहम भूमिका निभाए होंगे। तो इस प्रकार से जोसेफ मेजनी जो थे वो ही नहीं बल्कि और लोग का भी योगदान था, तो उनको भी हम लोग देखने का प्रयास तो करूँगा ही, उनका भी प्रयास करना अनिवार्य बन जाता है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, हम उनका भी कुछ थोड़ा सा प्रयास कर देते हैं बताने का। तो इटली के एकीकरण के अलावा, इटली के एकीकरण के अलावा, इटली के एकीकरण में जोसेफ मेजनी के अलावा और किनका योगदान था? क्या था भाई साहब मेरे? कि इटली के एकीकरण में जोसेफ मेजनी के अलावा और किसका योगदान था? तो मेरे दोस्त आपको बता चुका हूँ कि इटली के एकीकरण के अलावा दो और थे जिनका कि नाम आप लोग जानते होंगे। तो फर्स्ट का नाम है काउंट काबू। काउंट, देखो तीनों का लिख देते हैं। पहले सबसे पहले कौन सा आते हैं नाम? तो जोसेफ मेजनी, जोसेफ मेजनी। सेकंड पर कौन से आते हैं? काउंट काबू, काउंट काबू। अच्छा, काउंट काबू। थर्ड नंबर पर कौन से आते हैं? थर्ड नंबर पर आपके आते हैं गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी। अच्छा, आपको ऐसा नाम तो लग रहा होगा कि कहीं ये नाम तो मुझे सुना सुना लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? हाँ लग रहा है, आपको भी लग रहा है। तो ऐसे तो लग रहा है कि इटली का एकीकरण में काउंट काबू, जोसेफ मेजनी, गैरीबाल्डी ऐसा नाम सुन रहा होगा।
लेकिन ऐसा नहीं मालूम था कि नहीं, इटली के एकीकरण के लिए इन्होंने सहायता किया था। अभी आगे चलेंगे, बताएंगे कि कौन से इटली के एकीकरण के तलवार के रूप में घोषित हुए, इस प्रकार से हम लोग बताएंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा 2-4 पॉइंट को कवर करते हैं, फिर उसके बाद में बताते हैं। यहाँ पर चलते हैं कि इटली का जो एकीकरण था कब तक चला था, कब तक चला था। तो इटली का एकीकरण कब तक चला था। तो इटली का एकीकरण चला था 1871 ईस्वी में। कौन सा कब तक चला था? तो 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण चला था। अच्छा, 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण चला था। लेकिन इटली के एकीकरण में हमने बताया था इसके पहले कि इटली के एकीकरण में 2-3 क्रांतियाँ, एक क्रांति का जो प्रथम क्या कहते हैं उसको, कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध का प्रभाव पड़ा था। उसके अलावा एक क्रांति और हुई थी, जिस क्रांति का नाम है, आप सभी लोग बहुत जाने होंगे, फ्रांसीसी क्रांति। कौन सा क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति का भी इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान था। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब से कब तक चला था। तो फ्रांसीसी क्रांति आप लोगों को मालूम होगा कि 1789 से लेकर के 1799 ईस्वी तक ये क्रांति चली थी। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति की वजह से भी इटली की एकीकरण करना संभव हुआ, और कर्नाटक युद्ध की वजह से भी इटली का एकीकरण करना थोड़ा सा आसान हुआ। तो एक प्रभाव है, यानी कि कर्नाटक का युद्ध और फ्रांसीसी क्रांति का युद्ध, ये सब जो क्रांति हैं 1789 से लेकर के 1799 ईस्वी के बीच में चला, ये क्रांति की वजह से इटली का एकीकरण होना संभव हुआ था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम चलेंगे कि इटली का जो एकीकरण था उसको 4 खंडों में बांटा गया। बट हमने यहाँ पर लिख चुका हूँ कि जो काउंट काबू हैं और गैरीबाल्डी हैं, इनको क्या कहा गया। तो देखिए, गैरीबाल्डी जो हैं, इनका नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। तो गैरीबाल्डी का नाम सबसे इम्पोर्टेंट आता है। गैरीबाल्डी क्या है? गैरीबाल्डी हैं इटली के एकीकरण का, गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा गया। यहाँ से इस क्वेश्चन को भी बहुत इंपॉर्टेंट की दृष्टि से देखिएगा कि गैरीबाल्डी को एक उपाधि दिया गया जिसे इटली का एकीकरण का तलवार कहा गया। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा गया। अब देखिए, थोड़ा सा बात आ जाती है ये तीनों लोगों का। तो तीनों लोगों का बात आती है, तो तीनों लोगों को क्या कहा गया? इटली के एकीकरण, थोड़ा सा राइटिंग नहीं पढ़ना है आज ना, थोड़ा सा बैठा कर लिखें राइटिंग अच्छे से, ताकि आप लोगों को पढ़ने में अच्छे से लगे। नहीं तो हमें कुछ दिन बाद वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि हम क्या लिखे थे ना। तो इटली के एकीकरण का पिलर कहा गया। किसे? तो ये जो तीनों लोग हैं, तीनों लोग को, जोसेफ मेजनी को, काउंट काबो को, गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का पिलर कहा गया। ये 3 पिलर थे इटली के एकीकरण के रूप में। अब हम लोग थोड़ा सा और अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और हमारी क्वेश्चन सीरीज में, यानी कि हमारी जो इटली के एकीकरण के सीरीज में और आगे हमारे क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में दिखाई देने को मिलते हैं। तो हम लोग आगे जब चलेंगे तो आगे हम लोगों को 2-3 ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो कि इटली के एकीकरण के रूप में बहुत अधिक माने जाने टॉपिक के रूप में, यानी कि इटली के एकीकरण के रूप में बहुत अच्छे पॉइंट हैं, उनको भी हम लोग देखने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लाइक कर दिए होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए होंगे। देखिए, थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं कि इटली के एकीकरण को 4 खंडों में बांटा गया है। इटली के एकीकरण को कितने खंडों में बांटा गया है? तो 4 खंडों में। इटली के एकीकरण को 4 भागों बांटा गया।
इटली के एकीकरण को 4 भागों में बांटा गया। आप कहोगे कि इटली के एकीकरण को 4 भागों में बांटा गया, तो पहला भाग कौन सा है, पहला पार्ट कौन सा है? तो पहला पार्ट आपको बता देता हूँ कि पहला पार्ट यानी कि पहला भाग का प्रारंभ पहले भाग का प्रारंभ कब से हो जाता है? तो पहले भाग का प्रारंभ 1848 ईस्वी से प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, 1848 ईस्वी से पहला भाग का प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए थोड़ा सा पहले भाग की ओर से हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि पहले भाग की ओर में हम लोग क्या सीखने को मिलता है पहले भाग की ओर से। तो देखिए क्या है, थोड़ा सा मैप बना देते हैं ना। ये हमारी मान लीजिए कि जूता के आकार का, हमारा जूता के तलवे के आकार का इटली है। बात क्लियर हो गया? अच्छा, इटली है तो यहाँ पर भी छोटा सा एक द्वीप है जिसे आइलैंड कहेंगे ना, द्वीप कहेंगे। हाँ, क्योंकि इसके चारों ओर से ना इधर इधर से ऐसे पानी बसा हुआ है, यानी पानी घिरा हुआ है, तो इसे द्वीप कहेंगे। अच्छा, द्वीप कहोगे, फिर आगे की क्या कहानी है? तो आगे की कहानी मेरी ये थी, ये हमारा इटली हो गया है और ये हमारा क्या है, इटली, यानी कि इटली था। इटली के अलावा हम लोग देखे थे कि 13 प्रांतों में बटा था। ये जैसे ऐसे ऐसे प्रांतों के रूप में बटा था, यहाँ ऐसे ऐसे प्रांतों के रूप में बटा था। अच्छा, इस प्रांतों के रूप में बटा था, जो एक द्वीप हो गए, द्वीप प्रांतों के रूप में बटा था। इस प्रकार से जितने भी द्वीप हो गए इस प्रांतों के रूप में बटा था। अच्छा, तो बटा था, बस ना समझे क्या? अच्छा हाँ, अब देखिए थोड़ा सा जो द्वीप है ना, इस द्वीप का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है? इस द्वीप का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जहाँ यहाँ पर हम लोग लकीर लगा करके हम लोग लिख रहे हैं। तो इस द्वीप का नाम क्या है? इस द्वीप का नाम है सर्डेनिया, विडमांट, सर्डेनिया विडमांट। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि सर्डेनिया विडमांट है जो कि इटली के बगल में ही स्थित है। अच्छा मेरे दोस्त, तो इटली के बगल में सर्डेनिया विडमांट है। अब सर्डेनिया विडमांट से हमको क्या याद आता है? तो सर्डेनिया विडमांट से हमको एक याद आता है कि यहाँ के जो नेता हैं, या यहाँ के जो कह सकते हैं यहाँ के नेता हैं, या यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, या फिर कह सकते हैं राजा हैं, वो कौन हैं? तो वो राजा का नाम क्या है आप लोग को बता दें। उस राजा का क्या नाम है? काउंट काबू। अच्छा मेरे दोस्त, काउंट काबू। आप कहोगे कि इनको तो पढ़ा हूँ मैंने, तो हम भी कहेंगे कि हाँ पढ़े हो। अभी तो बताया हूँ कि जोसेफ मेजनी, काउंट काबू और गैरीबाल्डी, ये तीनों इटली के एकीकरण के रूप में एक महान पिलर के रूप में खड़ी थी। अच्छा मेरे दोस्त, तो यहाँ तक काउंट काबू आ गया। अच्छा, काउंट काबू जो कि सर्डेनिया विडमांट के प्रधानमंत्री कह लीजिएगा, नेता कह लीजिएगा, राजनेता कह लीजिएगा, इस प्रकार से हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया? क्योंकि ये तो एक अपने प्रांत के राजा कह लीजिएगा, नेता कह लीजिएगा, तो इनको मिलाने का प्रयास किया गया। जोसेफ मेजनी ने इनको मिलाने का प्रयास किए। क्यों प्रयास किए? क्योंकि आप लोग यदि जानते होंगे, कोई भी आप अपने आस पड़ोस या फिर अपने रिश्तेदार में ही समझते होंगे, या दोस्त में भी, कि आपके पास जब तक कुछ रहेगा ना तब तक आपको पूछते रहेंगे, और जब आपके पास से कुछ खत्म हो जाएगा, या फिर आपके पास आप जब निहत्थे हो जाएंगे, जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा ना, तो आपके पास एक कुकुर भी नहीं आएगा। सच कहें तो ये बात है, क्योंकि आजकल कुकुर भी ना सूंघते आते हैं, कुत्ता भी सूंघते आते हैं कि किसके पास में रोटी है। यदि आपके पास में रोटी नहीं है ना, तो कुत्ता भी आएंगे और आपको देखेंगे, वहाँ से भी दुम दबाकर पोछी लाते हुए चले जाएंगे। तो इस प्रकार से इनके पास भी था। तो आपको भी मैं यहाँ से थोड़ा सा कहने का प्रयास करूँगा कि आप लोग भी अपने पास कुछ भी नहीं है तो अपना एक ज्ञान को रखिएगा, अपने नॉलेज को रखिएगा, और यह नॉलेज आपको आपके पास, आपके रिश्तेदार को आपके पास लाने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, हम लोग की बात कहाँ पे थी कि जो काउंट काबू है ना, तो काउंट काबू की बात थी कि काउंट काबू जो थे, इनके पास में एक छोटा सा आइलैंड था जिसका नाम है सर्डेनिया विडमांट। उनके ये राजा थे, उनके ये नेता थे। तो जो जोसेफ मेजनी थे, इनके पास गए और कहा कि इटली का एकीकरण के रूप में घोषित करना हम लोग सुनिश्चित करेंगे। उनसे बातें हुई, उनसे चर्चाएं हुई, उन्होंने कहा हाँ जी ये तो करना चाहिएगा। तो उन्होंने अपने प्रांत को पहले इटली के एकीकरण के रूप में मिलाने का प्रयास किया। अच्छा,
इटली के एकीकरण के रूप में। अच्छा, तो इनका भी कार्य समाप्त होता है, यानी कि इन्होंने भी इटली के एकीकरण के रूप में समर्थन के रूप में सेवा देने लगे। तो इनका भी अब काम समाप्त होता है, इनको भी मिला सकते हैं। इनका बस इतना याद रखना है कि इन्होंने इटली के एकीकरण के रूप में बहुत ही संघर्ष किए और बहुत ही अपने राज्य को इटली के एकीकरण के रूप में मिलाया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर, यानी कि दूसरे पार्ट के। प्रथम पार्ट में हम लोग लिख देते हैं, नहीं तो आप लोगों को मालूम नहीं चलेगा कि क्या बताया क्या और निकल गया। तो ये प्रथम भाग में क्या बताया, सर्डेनिया माउंट के प्रधानमंत्री कर लीजिएगा, चांसलर कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री कौन है, तो काउंट काबू। अच्छा, काउंट काबू इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने इटली के यानी कि सर्डेनिया बिडमाउंट को इटली के एकीकरण के रूप में मिलाने का प्रयास किया। अच्छा, इतना लोग देख लेंगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे। अच्छा, सर्डेनिया बिडमाउंट जी है ना। अच्छा, इनका थोड़ा सा और बैकग्राउंड जान लें। हमने अभी तो थोड़ा सा ही बताया, और इनका एक बैकग्राउंड और है। इनका बैकग्राउंड है कि काउंट काबू ने ऑस्ट्रिया पर नेपोलियन की सहायता से युद्ध की घोषणा कर दी। देखिए इनका भी कार्य ना, ये जो सर्डेनिया बिडमाउंट है ना, सर्डेनिया बिडमाउंट के प्रधानमंत्री काउंट काबू है ना, तो काउंट काबू ने ऑस्ट्रिया पर, अच्छा ऑस्ट्रिया को आप लोग जानते होंगे, हाँ, तो वही ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया पर इन्होंने युद्ध की घोषणा की। अच्छा, ये छोटा सा देश है, ये छोटा सा राज्य है, या आप कह लीजिए द्वीप है। इस द्वीप में इतना ये शक्तिशाली हो गए कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर दिए। नहीं मेरे दोस्त, इन्होंने एक लोगों का सहायता लिया। किसका सहायता लिया, सर्डेनिया बिडमाउंट ने नेपोलियन का सहायता लिया। किसका लिया, नेपोलियन का। अब बताइए, नेपोलियन, अच्छा, नेपोलियन का सहायता लिए। कौन सा, काउंट काबू ने। काउंट काबू ने नेपोलियन की सहायता लेते हुए ऑस्ट्रिया पर हमला किए। अच्छा, ऑस्ट्रिया पर हमला करने के बाद में क्या हुआ, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के हमला करने के पश्चात में ऑस्ट्रेलिया को भी अपने इटली के रूप में घोषित कर दिए, इटली के एकीकरण के रूप में घोषित कर दिए। अच्छा, ये इनका दिमाग काम था, इसलिए ने इन्हें ये तीनों लोगों को पीड़ा कहा गया। अच्छा, हाँ, चलिए यहाँ तक हम लोग थे, तो यहाँ तक हम लोग को उम्मीद होगा, आप लोगों को भी उम्मीद होगा कि समझ में आ गया होगा। और हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं दूसरे चरण की ओर से। तो पहला चरण हमारा ये समाप्त होता है, अब दूसरा चरण हमारा प्रारंभ होता है। दूसरा चरण में क्या होते हैं, यहाँ पर हम लोग सेकेंड चलते हैं, दूसरा चरण। अब दूसरा चरण क्या है हमारा, दूसरा चरण ना, हमने अभी यहाँ पर हम मैप बताएं ऐसे ऐसे, क्या हमारा ये क्या है, इटली है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा क्या नाम है, सर्डेनिया बिडमाउंट। यहाँ पे हमारा सर्डेनिया बिडमाउंट है। इतना आपको मालूम होगा कि यहाँ पर सर्डेनिया बिडमाउंट है। अच्छा, सर्डेनिया बिडमाउंट है। अब सर्डेनिया बिडमाउंट पर नेपोलियन और काउंट काबू ने दोनों मिलकर सर्डेनिया बिडमाउंट के प्रधानमंत्री काउंट काबू और नेपोलियन दोनों मिलकर के कहाँ आते हैं, तो आते हैं आप लोगों का ऑस्ट्रिया पर ना, ऑस्ट्रिया पर। अच्छा, ऑस्ट्रिया नहीं लिखने हैं, ऑस्ट्रिया पर। अब देखिए, ऑस्ट्रिया पर आते हैं इन्होंने, जब ऑस्ट्रिया पर आते हैं हमला करने के लिए, तभी एक घटना घटती है, एक क्रांति लाया जाता है। इनमें जो छोटे राजाओं थे, राजाओं तो नहीं, आपस में जो जनता थी, जनता पर अत्याचार होने लगी। आपस में जनता क्या कर लिया, विरोध कर लिया। आपस में जनता क्या कर लिया, क्रांति यानी जागरूक हो गए, विद्रोह कर दिया। वहाँ के जनता ने मध्य इटली जो है, मध्य इटली में लोग विद्रोह करने लगे। अच्छा, विद्रोह किए, तो विद्रोह करने के पश्चात में निर्णय यह लिया गया, निष्कर्ष यह निकला कि ये जो छोटे राजाओं थे ना, इनको भागने का सामना करना पड़ा, यानी कि भागना इनके लिए उचित मौका था। ये लोग भाग निकले। अब भाग निकले तो वो मौका बहुत अच्छा था जब इसको एकीकरण के रूप में मिलाया जा सके। तभी जोसेफ मेजनी और क्या नाम है,
काउंट काबो, ये सब मिल करके इटली के एकीकरण के रूप में घोषित कर दिए और इटली का एकीकरण यहाँ से कुछ हद तक समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं, अभी तो क्या होगा, ये सर्डिनिया, पिडमॉन्ट, ऑस्ट्रिया और छोटे छोटे राज्यों को एकीकरण करने का प्रयास किया गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरी चरण, क्या थी तीसरी चरण, थर्ड चरण। अच्छा दोस्तों देखिए तीसरी चरण में क्या कहा गया, तो हमने बताया था तीसरी चरण क्या है। तीसरे चरण में हमने बताया था कि जो गैरीबाल्डी हैं, क्या नाम है इनका, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी ने दो द्वीप था, दो आइलैंड था, उस द्वीप का क्या नाम है, एक क्या नाम है, नेपल्स द्वीप और एक सिसिली द्वीप। अच्छा, नेपल्स द्वीप और सिसिली द्वीप में क्या बात है, तो ये नेपल्स द्वीप और सिसिली द्वीप जो है ना, ये दोनों पर कौन अधिकार करते हैं, तो गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी ने नेपल्स द्वीप और सिसिली द्वीप पर अधिकार कर लिया और यहाँ की जनता को एकीकरण के लिए स्वीकार किया, यानी कि यहाँ की जनता को इटली के एकीकरण के रूप में स्वीकारा, कुछ इम्प्रेस किया। इस प्रकार से वहाँ के लोगों को एकता यानी कि आपस में मिलाने का कार्य किया गया। तो ये जो नेपल्स द्वीप, नेपल्स द्वीप और क्या है, सिसिली द्वीप। अच्छा, ये जो नेपल्स द्वीप और सिसिली द्वीप हैं, इन दोनों को एकत्रित या इटली के रूप में, इटली में मिलाने का कार्य कौन किया, तो गैरीबाल्डी ने। इसी प्रकार इसीलिए गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार के रूप में घोषित किया गया। अच्छा, इटली के एकीकरण के तलवार के रूप में किसे घोषित किया गया, तो वो है नेपल्स द्वीप और सिसिली द्वीप को मिलाने वाले कौन, गैरीबाल्डी। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं चौथे चरण की ओर। चौथा चरण क्या है, चौथा चरण। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, हम लोग अपने आप को बहुत समझता हूँगा कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इसी के संदर्भ में हम लोग चौथा चरण को लेकर चलते हैं कि चौथा चरण में क्या था। तो चौथा चरण में था रोम एवं बोस्निया, जो कि इटली के बाहर के क्षेत्र थे, यानी कि जो रोम थे और बोस्निया। रोम एक था, रोम और बोस्निया। अच्छा, रोम एक था और एक था बोस्निया। अब कहोगे कि रोम और बोस्निया में क्या मतलब है, तो एक रोम और एक बोस्निया जो कि इटली के अलग, इटली के बाहर के राज्य थे। अच्छा, तो उस पर हुआ क्या कि रोम पर 1871 ईस्वी में, जो रोम है, रोम पर 1871 ईस्वी में, और जो बोस्निया है, बोस्निया पर 1860 ईस्वी में अधिकार कर लिया गया, यानी कि इनको मिला दिया गया। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि रोम को इटली के एकीकरण के रूप में कब स्वीकार किया गया, इटली के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो 1871 ईस्वी में। बोस्निया को 1860 ईस्वी में। जब यानी कि बोस्निया को पहले 1860 ईस्वी में और रोम को 1871 ईस्वी में विभक्त यानी कि अपने में मिलाया गया, अधिकार किया गया। अच्छा, तो वहीं 1871 ईस्वी को पूरी इटली का एकीकरण के रूप में घोषित हो जाता है और ये जो रोम है, रोम को इटली के एकीकरण क्या यानी कि संयुक्त इटली का राजधानी बनाया गया। आप लोग मालूम होगा इटली का राजधानी रोम है। तो इस प्रकार से जो रोम है, रोम को पूरी इटली का एकीकरण के रूप में घोषणा किया गया और रोम को ही राजधानी के रूप में, संयुक्त इटली का राजधानी के रूप में घोषणा किया गया। बस आज इतना ही। अब थोड़ा सा मुख्य पॉइंट की ओर चलते हैं। आपको हमने बता चुका हूँ, तो उस मुख्य पॉइंट की ओर चर्चा करेंगे थोड़ा सा, और आज का हमारा लेक्चर तब तक कंप्लीट होने के चरण में होगा। दोस्तों, आप लोगों को, यदि आप लोग इटली के एकीकरण को नहीं पढ़े होंगे पहले से, तो आप लोगों को पहले तो समझ में आता होगा कि इटली का एकीकरण या फिर भी वर्ल्ड हिस्ट्री जो है बहुत टॉप सब्जेक्ट है, बट आज आप लोगों को अंदाज़ा लग चुका होगा कि इटली का एकीकरण बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस पढ़ाने का लैंग्वेज अलग होना चाहिएगा। हमने आपको एक बताया था कि जो गैरीबाल्डी हैं, गैरीबाल्डी
गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी क्या है? तो गैरीबाल्डी को हमने बताया कि इटली का एकीकरण इटली के एकीकरण का तलवार कहा गया। अच्छा, क्यों तलवार कहा गया? क्योंकि गैरीबाल्डी ने नेपल एंड सिसली द्वीप पर अधिकार किया था, यानी कि अपने इटली के रूप में इसको स्वीकार किया था। अब बात आती है कि जो इटली यानी कि जोसेफ मेजनी है और क्या है, और गैरीबाल्डी हैं और क्या है, और आपको काउंट काबो देखने को मिल जाते हैं। काउंट काबो, ये जो तीनों लोग हैं इटली के एकीकरण का 3 पिलर कहा गया कहे गए। तो दोस्तों, आज का हमारा ये लेक्चर सीरीज कंप्लीट होता है। आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दें कि जो जोसेफ मेजनी है वो इटली के एकीकरण का जनक कहे गए, गैरीबाल्डी को तलवार कहा गया, और ये जो तीनों लोग हैं इनको क्या कहा गया? तो इटली के एकीकरण का 3 पिलर कहा गया। इस प्रकार से हमारी आज की लेक्चर सीरीज कंप्लीट होती है और आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हमें आपके कमेंट को देख करके बहुत अच्छा लगता है और हमको तो ऐसा लगता है कि आप लोग कितने टैलेंट है यार, इतने अच्छे शब्द, इतने अच्छे कमेंट लिखते हैं। कहाँ से हमको जिस कमेंट का हमको अंदाज़ा भी नहीं होता है कि हमको ऐसा कमेंट मिल जाएगा, वैसा आप लोग लिखने का प्रयास करते हैं। आपका सदैव आभारी रहूँगा। आपका सदैव शुभचिंतक आपके लिए तत्पर रहेगा। जो कुछ भी कमियां होंगी हमें बताने का प्रयास कीजिएगा और हम उस कमियों को सुधारने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, बस आज के लेक्चर सीरीज की ओर समाप्ति की है और हम आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। बट इसके पहले बता दूं कि इसके पहले हम लोग देखेंगे आज इटली का एकीकरण, कल जर्मन का एकीकरण के रूप में देखेंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।